वेलकम डियर्स। लास्ट क्लास में हमने स्वतंत्रता की अवधारणा को समझा था। पॉलिटिकल साइंस में आज हम समानता की अवधारणा को समझने वाले हैं। है क्या इसमें, क्या-क्या समझेंगे वो देख लेते हैं एक बार। समानता का अर्थ क्या होता है, उसे समझेंगे। आयाम क्या होते हैं, जैसे औपचारिक समानता, अवसर की समानता, परिणामों की समानता, विचारकों ने इनके बारे में क्या बोला है। राजनीतिक विचारधाराओं में समानता, जैसे उदारवादी क्या बोलते हैं, समानता को समाजवादी, नारीवादी, समुदायवादी किस रूप में देखते हैं। समानता के स्वरूप क्या हैं? विधिक, राजनीतिक, प्राकृतिक, आर्थिक, सामाजिक, ये किस तरह के रूप हैं और कौन इनको मानने वाले हैं, विचारक हैं? समानता और स्वतंत्रता का संबंध क्या है? कुछ लोग बोलते हैं कि ये परस्पर विरोधी हैं और कुछ लोग बोलते हैं ये एक दूसरे की पूरक हैं। तो एक्चुअल में है क्या? राजनीतिक विचारों के विचार और साथ में परिभाषाएँ। मैं एक बार दिखा भी देता हूँ आपको कि क्या-क्या समझने वाले हैं। तो समानता का अर्थ क्या है? कहाँ से ये शुरू हुआ और किस तरह से नकारात्मक, सकारात्मक समानता का विचार आया। उसके बाद में ये आयाम क्या है, जैसे औपचारिक समानता, इसको मानने वाले कौन हैं? और अवसर की समानता, परिणामों की समानता, इन्हें मानने वाले कौन हैं, क्या है? समानता के स्वरूप क्या है? प्राकृतिक, विधिक, उसके अलावा राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, विचारधारा और समानता, उदारवादी, समुदायवादी, समाजवादी, ये सब लोग क्या मानते हैं? स्वतंत्रता का संबंध समानता से कौन पूरक मानते हैं और कौन विरोधी मानते हैं? इसके अलावा राजनीतिक विचारकों के विचारों को समझेंगे कि वो समानता को लेकर क्या बोलते हैं, क्या उनके विचार हैं। और कुछ परिभाषाएँ, और केवल कुछ परिभाषाएँ 2-4 नहीं, जैसे हमने लास्ट टाइम किया था स्वतंत्रता में करीब-करीब, संप्रभुता में, स्वतंत्रता में हमने 40-40, 50-50 परिभाषाएँ एक-एक टॉपिक में की। परिभाषाओं का मतलब परिभाषाएँ प्लस कथन। तो अब उन्हें याद भी रखना है, समझना भी है, तो समझते हुए, कॉन्सेप्ट को समझते हुए, जैसे कि उदाहरण के तौर पर ये अभी दिखाने वाला हूँ और भी, ये जॉन लॉक है तो ये औपचारिक समानता की बात करता है, ये अवसर की समानता की बात करता है, ये विधिक समानता की बात करता है। तो इसका मतलब ये इसकी विचारधारा क्या है, पहले तो ये समझनी पड़ेगी। अब ये किस चीज़ को मानने वाला है, उसके अकॉर्डिंग ही जो इसका परिभाषा रहेगी या जो कथन रहेगा, उसमें इसके शब्दों का समावेश बिल्कुल इसी तरह रहेगा जो भी इसकी विचारधारा है। तो ये चीज़ को हमें समझना है। तो ये परिभाषाएँ कथन हो जाते हैं, ये एक बार दिखा देता हूँ मैं, ये, इसके अलावा ये भी परिभाषाएँ कथन है। ये भी कथन है जो समानता के लिए बोला है, ये भी समानता के लिए बोले हुए कथन हैं और ये भी समानता के लिए बोले कथन हैं। इसके अलावा हम कुछ बुक्स देखने वाले हैं, क्योंकि हर टॉपिक में हम यही करते हैं कि जैसे समानता से रिलेटेड बुक है कोई तो उसको देख लेंगे, याद कर लेंगे, जिससे कि किसी भी तरीके से एग्ज़ाम में कुछ भी ना छूटे, ठीक है? तो फिलहाल यहाँ से शुरू करते हैं। इससे पहले मैं बता देता हूँ कि पॉलिटिकल साइंस कि हम पूरा कॉन्सेप्चुअल एक-एक टॉपिक को कर रहे हैं। अगर आपने नहीं देखा है अभी तक, तो आप किसमें, पॉलिटिकल साइंस की प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर एक-एक टॉपिक क्रम से लगा हुआ है। आप एक-एक करके देख लीजिए, आपको पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएँगे और कुछ भी नहीं छूटेगा। इससे बाहर कुछ भी नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। एक बार करके देखिए, आपको पता चल जाएगा। पहले ये क्लास कर लीजिए, आपको खुद से पता चल जाएगा, ठीक है? तो देखो, सबसे पहले हम देखते हैं समानता का अर्थ। और बस इतना करूँगा कि कहूँगा कि अच्छा लगे तो बाद में लाइक कर देना, नहीं तो कोई बात नहीं। और साथ में जुड़ जाना और बाकी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ना। ये शुरू में बोल देता हूँ क्योंकि बाद में तो आप रुकेंगे नहीं। चलो, समानता का अर्थ क्या होता है पहले इसे समझ लेते हैं कि समानता एक्चुअल में है क्या? देखो, इसको समझने से पहले या कोई भी अवधारणा को समझने से पहले एक थीम रखते हैं हम। समानता है क्या, ये सभी को पता है, ये बच्चे-बच्चे को पता है कि हमें इक्वालिटी चाहिए, हमें हक चाहिए, हमें बराबर होना है ना? हर कोई आपको सुनते दिखेगा समाज में कि क्या बोलते दिखेगा कि हमें बराबर का हक चाहिए, हमें समानता के अधिकार चाहिए। तो समानता क्या है? अब देखो, प्राकृतिक रूप से असमान है या समान है? थोड़ा सोच डेवलप करने के लिए और पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ये चीज़ ज़रूरी है। अगर मैं बोलूँ आपको कि प्राकृतिक रूप से इंसान को प्रकृति ने असमान बनाया है, तो बिल्कुल ठीक लग रहा होगा। और मैं बोलूँ कि प्राकृतिक रूप से बिल्कुल समानता के अधिकार दिए हैं, अब कौन-सी बात को माने? तो दोनों को सही सिद्ध करके बताता हूँ। और फिर तभी ये सोचना आप कि जैसे यहाँ पर एक अवधारणा आएगी, एक सिद्धांत आएगा, असमानता का सिद्धांत, जिसने भी दिया है अभी आ जाएगा आपके सामने। तो जब समानता का सिद्धांत आएगा उसका और असमानता का सिद्धांत आएगा तो ऐसा लगेगा कि ये तो बिल्कुल अपोजिट है। तो अपोजिट कैसे हैं? प्रकृति को ये बोल रहा है कि ये असमान है और ये बोल रहा है कि समान है, जबकि दोनों के विचार एक ही हैं, दोनों प्रकृतिवादी हैं। तो ऐसा कैसे? तो एक उदाहरण समझिए। देखो, प्रकृति ने हमें बनाया, क्या बनाया? असमान बनाया। कैसे बनाया? किस रूप में असमान बनाया? तो इंसानी रूप में असमान बनाया। कैसे बनाया? कोई
गोरा है, कोई काला है। मतलब हर व्यक्ति, ये तो सभी को पता है कि हर व्यक्ति अलग है, हर व्यक्ति असमान है, कोई बिल्कुल एक जैसा नहीं है। इवन दुनिया में 7-8 अरब आबादी जितनी भी है, उसमें से हर व्यक्ति का फिंगरप्रिंट अलग है, हर व्यक्ति की आई रेटिना अलग है, हर व्यक्ति का रंग रूप अलग है, हर व्यक्ति दिखने में अलग है। अब इतने लोग हैं, उनमें भी अलग है। दूसरी चीज, अब दूसरे और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हर व्यक्ति अलग है, हर व्यक्ति असमान है। किस रूप में? कोई छोटा है, कोई लंबा ठाड़ा है, कोई दिव्यांग है, शारीरिक रूप से किसी को विकलांग कर दिया और किसी को बिल्कुल स्वस्थ बनाया। ठीक है, किसी को गोरा बना दिया, किसी को काला बना दिया, किसी को शरीर का कोई अंग कमजोर कर दिया। कोई शारीरिक रूप से कमजोर है, कोई मानसिक रूप से ताकतवर है, कोई मानसिक रूप से कमजोर है, शारीरिक रूप से ताकतवर है। ठीक है, सबका माइंड एक सा नहीं दिया, सबकी सोच एक सी नहीं दी। अगर सबकी सोच एक सी होती तो इतनी सारी परिभाषा, इतने सारे सिद्धांत क्यों होते? सबकी सोच एक सी होती तो सबके सब इक्वल होते। सबकी सोच एक सी होती तो सब साइंस पढ़ रहे होते, कोई पॉलिटी ना पढ़ रहा होता, या फिर सब पॉलिटी पढ़ रहे होते, कोई साइंस नहीं पढ़ रहा होता। तो सबकी सोच, सबका माइंड, सब कुछ अलग है। किसी को तीव्र बुद्धि दी, किसी को मंद बुद्धि दी, किसी को सामान्य बुद्धि दी, किसी को जड़ बुद्धि दे दी। कोई मेंटली डिसेबल है, कोई पागल है। सबका माइंड अगर एक सा होता तो क्यों एक पागल इंसान ईंट उठाकर इधर उधर मारता? है ना? तो इसका मतलब प्रकृति ने हमें सबको असमान बना दिया। अब मैं दूसरे रूप में आपको बता रहा हूँ। प्रकृति ने प्रकृति बोल रही है, मैंने तुम्हें असमान कहाँ बनाया, मैंने तो तुम्हें समान बनाया, समान हक दिए। मैंने तुम्हें पृथ्वी पर उतारा, सभी को एक साथ मतलब सभी को जन्म दिया। अब वो तो तुम पे डिपेंड कर रहा है कि अब तुम 1 बीघा जमीन अपने नाम कर रहे हो या फिर 100 बीघे जमीन अपने नाम कर रहे हो। है ना? अब तुम पे डिपेंड कर रहा है कि पानी के संसाधन कितने यूज कर पा रहे हो। भारत से नदी होकर जाती है पाकिस्तान की तरफ, तो भारत के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि उस पर बांध लगाकर पानी रोककर भारत को यूज करवा रहा है या फिर पाकिस्तान को दे रहा है। तो संसाधनों का युद्ध। अब ध्यान से समझना, जो संसाधनों के यूज के लिए, संसाधन मतलब भौगोलिक संसाधन, जो भी हम चीजें यूज कर रहे हैं प्रकृति की, उनके लिए ईश्वर ने, प्रकृति ने इंसान को समान बना दिया कि भाई समान हक है तुम्हारा। जाओ, और पानी है तो सबके लिए है, पेड़ पौधे हैं तो सबके लिए है, हवा है तो सबके लिए है, ऑक्सीजन है तो सबके लिए है। ठीक है, सबके लिए बना दिया। अब जब सबके लिए बना दिया तो उसको समान रूप से सबका वितरण होना चाहिए। तो कुछ विचारक ऐसे आएंगे कि जो समान रूप से वितरण करवाने वाले होंगे, समान रूप से बंटवाने वाले होंगे। अब जब हम इस समानता को देखते हैं तो हम देखते हैं हक, कि मेरा किस चीज पर कितना हक है। अब मैं बॉडी की, स्ट्रक्चर की, अपने ह्यूमन की समानता नहीं देख रहा, अब मैं बोल रहा हूं उसके हक की समानता। तो समानता को जब हम पॉलिटिकल साइंस में, अब धीरे धीरे मुद्दे पर आ रहे हैं, जब समानता को हम पॉलिटिकल साइंस में देखते हैं, तो पॉलिटिकल साइंस में समानता आते के साथ उसका मतलब होता है हम समानता के अधिकार की बात कर रहे हैं, समान हक मिलने की बात कर रहे हैं। है ना? तो समान हक मिले। अब समान हक मिले तो वो समान हक दो तरीके से होगा, एक पॉजिटिव होगा, एक निगेटिव होगा, उसको भी समझेंगे अभी। अब समान हक मिलने का मतलब है, अब यहीं पर एक उदाहरण में देखो, टॉपिक को रटने से पहले, इसके थ्योरेटिकल पार्ट को, सिद्धांतों को समझने से पहले हमें प्रैक्टिकली भी समझना जरूरी है ना, तभी ये सिद्धांत आसानी से समझ में आएंगे। हम दो व्यक्ति हैं, एक बहुत ज्यादा, मतलब ऐसा कह लें कि अमीर है, उसके पास करोड़ों रुपए हैं, और एक बिल्कुल गरीब है, उसके पास खाने खर्चे के लिए, दिन के खर्चे के लिए पैसे पूरे नहीं पड़ रहे हैं, झोपड़ी में रह रहा है, झुग्गी में रह रहा है, मतलब तिरपाल डाल के रह रहा है झोपड़ी में। अब सोचो कि सबको समान होना चाहिए, तो दोनों समान तो नहीं है, लेकिन हमें उन्हें समान बनाना है, क्योंकि हम राजनीति विज्ञान को देख रहे हैं, राजनीति को देख रहे हैं। राजनीति कहती ही है कि सार्वजनिक रूप से सबके हक की, समानता की, अधिकारों की, स्वतंत्रता की बात करें, सभी के लिए सोचें, सभी के डेवलपमेंट के लिए सोचें। तो अब क्या करें? सोचना यहाँ पर, क्योंकि ये चीज आएगी तो ये भेदभाव, भेदभाव रहित ऐसे करके आएगा कुछ, तो वहां पर प्रॉब्लम आएगी। अब देखो, अगर हम ये कहते हैं कि सबको, सबके लिए समान करो, सबके लिए समान काम करो,
सबके लिए न्यायोचित व्यवहार, न कि समान व्यवहार। अगर हम ये कहते हैं यहाँ पर, क्योंकि इस चीज को समझने में गड़बड़ हो जाती है, न्यायोचित व्यवहार करें समान व्यवहार ना करें, ये समानता कहती है हमारी पॉलिटिकल वाली समानता। हमारी राजनीति विज्ञान वाली समानता जो कहती है वो ये कहती है कि समानता का अर्थ होता है न्यायोचित व्यवहार, उचित व्यवहार, न्याय के साथ में उचित व्यवहार। न्यायोचित व्यवहार उसको बोलेंगे, न कि समान व्यवहार। अब समानता खुद ये कह रही है कि समान व्यवहार नहीं हो, बल्कि कैसा हो, न्यायोचित व्यवहार हो। अब न्यायोचित में कैसा हो सकता है, असमान भी हो सकता है, भेदभाव जरूरी है कुछ, ठीक है। तो ये चीज जब आती है तो स्टूडेंट परेशान हो जाता है कि पता नहीं किस तरीके से तोड़ मरोड़ के लिख रखा है। तो बिल्कुल सीधा सा है, अभी मैं जो एग्जाम्पल दे रहा था, सोचो कि सरकार यानी कि प्रधानमंत्री जी एक योजना चलाते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना। उसके तहत मान लिया 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए घर बनाने के लिए देते हैं, या शौचालय योजना चलाते हैं और शौचालय के लिए 20,000 रुपए, 30,000 रुपए जो भी मिलते हैं वो दिए जाते हैं। अब सबके लिए समान व्यवहार होता, सबके लिए समान व्यवहार होता, तो इसका मतलब जो करोड़पति अरबपति है, जिसके पास अंबानी कह लो, है ना, या फिर कोई ऐसे बिरला कह लो, टाटा कह लो, अगर उनको, उनकी बात करें या किसी सेलिब्रिटी को कह लो, 50-50 करोड़, 100-100 करोड़, 1-1 अरब के उनकी दौलत कह लें, हम संपत्ति कह लें, और जिसका घर ही कई कई करोड़ में है, तो वो अगर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सबके साथ समान व्यवहार होता, तो इसका मतलब उसको भी वो 1 लाख रुपए या 2 लाख रुपए घर बनाने के लिए दिए जाएं, है ना। तो गरीब की, जिसकी केवल झोपड़ी है, उसको भी 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए मान लेते हैं कि घर बनाने के लिए दे दिए, चलो चल जाएगा, छोटा मोटा एक कमरा बन जाए, एक शौचालय बन जाए, एक बाथरूम बन जाए या रसोई बन जाए, मतलब छोटा सा एक घर बन जाए, तो 2-3 लाख रुपए उसको दे दिए, है ना, गरीब को, झोपड़ी वाले को। अब समान व्यवहार ये कहता है, तो अगर हम व्यवहार के रूप में समानता की बात करें कि सबके साथ समान व्यवहार हो, तो जिसका घर ऑलरेडी 50 करोड़, 100 करोड़ का है, 50 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, मतलब अगर एक कस्बे का या एक सिटी का एक उच्च वर्ग वाला नागरिक है और वो 4-5 का 7 करोड़ का घर लिए हुए है, तो 2 लाख 3 लाख में तो उसका टॉयलेट बनेगा, है ना। तो इसका मतलब क्या है, अगर समान व्यवहार की बात हो और समान व्यवहार के तहत सभी को 2 लाख रुपए दे दिए घर बनाने के लिए, या 30,000 रुपए, 20,000 रुपए दे दिए किसके लिए, टॉयलेट बनाने के लिए, शौचालय बनाने के लिए, और पूरे पूरे देश में सभी नागरिकों को ये दे दिया, समान व्यवहार कर दिया, तो ये सही हुआ? सही कहाँ से हुआ, मतलब ही नहीं है ना। अब सही नहीं हुआ, जो 20,000 30,000 रुपए है, इतने में तो उसका एक सिंक लग जाएगी, केवल इतने इतने में टोटी लग जाएंगी इतने में। तो इसका मतलब, या फिर एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, अगर सभी के साथ समान व्यवहार की बात हो, तो जो पूंजीपति या वही जिसका घर 10 करोड़ का है, वो जब टैक्स पे कर रहा है 3-4 लाख रुपए या 5-10 लाख रुपए जब टैक्स दे रहा है, तो समान व्यवहार अगर होता, समान व्यवहार किया जाए, तो इसका मतलब सभी सभी नागरिकों को बराबर टैक्स देना चाहिए, है ना। अब जब सभी नागरिक बराबर टैक्स देंगे, अब बेचारा जिसकी दिन का खर्चा पूरा नहीं चल रहा, वो टैक्स कैसे देगा, उसको तो महीने का या साल भर का 2,000 रुपए, 3,000 रुपए भी टैक्स में बड़ी मुश्किल दिखेंगे। 1,000 रुपए, 2,000 रुपए पाने के लिए, सरकार की तरफ से सहायता पाने के लिए लोग बैंकों में जाके पर्चे भरते हैं, है ना, कैसी ये योजना के तहत हमें सालाना 2,000 रुपए मिल जाए। तो वो 2,000 रुपए का टैक्स, 5,000 रुपए का टैक्स कैसे भर पाएगा। तो इसका मतलब राजनीति क्या कहती है, हमारा पॉलिटिकल साइंस क्या कहता है, पॉलिटिकल साइंस ये कहता है कि समान व्यवहार की हमें जरूरत नहीं है, समान व्यवहार तो कोई मतलब ही नहीं बनता, सबके साथ सब अलग हैं, तो समान व्यवहार कैसे हो जाएगा। लेकिन न्यायोचित व्यवहार हो, अब न्यायोचित व्यवहार समझ गए होंगे कि जिसके पास घर नहीं है, कम से कम इतना तो हो कि उसको घर मिल जाए, जो ज्यादा पे कर रहा है, मतलब ज्यादा कमा रहा है, जिसकी इनकम ही लाखों करोड़ों में है, उसकी इनकम में से एक छोटा सा हिस्सा लिया जाए डेवलपमेंट के लिए, और उन डेवलपमेंट के तहत सबको फायदा पहुंचाया जाए। तो ये क्या हुआ, न्यायोचित व्यवहार। तो सबको समान व्यवहार, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हम देखेंगे, तो सारे एग्जाम्पल में यही खर्च नहीं कर रहा, आगे भी देखेंगे, टाइम बहुत ज्यादा हो जाता है, क्योंकि विशेषाधिकारों, विषमताओं
और अन्य सभी प्रकार के विभेदों का अंत। यानी कि जो भी विभेद हैं, जो भी विषमताएं हैं, जो भी ऊंच नीच की खाई है, जो किसी को अगर विशेष अधिकार दे दिए तो उसको क्या करें, उसको खत्म करें। वही क्या है, वही समानता है। ठीक है, तो ये समानता हुआ। शुरुआत कहाँ से होती है, तो शुरुआत होती है 1776। और ये दिन था, दिन भी याद, डेट भी याद रखें, 4 जुलाई। 4 जुलाई। तो 4 जुलाई को क्या होता है, यहाँ पर 1776। तो 1776 में अमेरिका में क्रांति होती है। ठीक है, अमेरिका में क्रांति होती है। और ये एक क्रांति होती है 1789, फ्रांसीसी क्रांति। ठीक, ये दोनों क्रांति में क्या होता है, इसके बाद समानता की अवधारणा यहाँ विश्व में निकल के आती है। जब क्रांति हुई, और पता होगा कि अमेरिका की क्रांति में, या अगर आप पढ़ेंगे आगे चल के पढ़ेंगे, नहीं पढ़ा होगा तो, किसने क्या किया, तो उन्होंने जब विचार दिए, तो विचार दिए स्वतंत्र हों। क्योंकि ये क्या था, अमेरिका भी, अगर आपको नहीं पता है तो अमेरिका भी ब्रिटेन का गुलाम या उपनिवेश कह सकते हैं था। 1776 में जब इसमें क्रांति आई, तो वहां पर क्या किया गया, हमें अधिकार मिलने चाहिए, स्वतंत्रता के अधिकार मिलने चाहिए, समानता के अधिकार मिलने चाहिए, ऐसे अधिकार मिलने चाहिए। यहाँ से ये विचार उत्पन्न हुआ। और विचार कैसे उत्पन्न हुआ, तो यहाँ पर नस्ल भेद बहुत ज्यादा था, गोरे और काले में, है ना। गोरे काले में ये नस्ल भेद बहुत ज्यादा था, जिसको आप बहुत सारी मूवीज में देखते होंगे। और कहीं पे बिल्कुल व्हाइट और कहीं पे बिल्कुल ब्लैक अमेरिका की जनसंख्या आपको दिखती है। वो जो भेद है, उस भेदभाव को समाप्त करना, धीरे धीरे विचार निकल कर आता है कि ये जो भेदभाव, अब ध्यान से सुनना, ये जो भेदभाव प्रकृति ने जो जैसा बनाया बनाया, क्यों बनाया, प्रकृति ने तो भूगोल के अकॉर्डिंग बनाया। जहां गर्म है वहां काले भेज दिए, जहां अ, जहां ठंडी जलवायु है वहां पे व्हाइट करके भेज दिए। क्यों भेज दिए, तो भूगोल में पढ़ रखा होगा, अच्छे से नहीं पढ़ रखा हो तो देख लेना, पढ़ लेना। अ, आपको प्लेलिस्ट मिलेगी ज्योग्राफी की, वर्ल्ड ज्योग्राफी की, यहाँ पे इस चीज़ को भी बता दे रहा हूँ। उसमें 33 क्लासेज में पूरी वर्ल्ड ज्योग्राफी को कंप्लीट किया हुआ है, अच्छे से पूरे कॉन्सेप्ट बता के, गोरे क्यों होते हैं, काले क्यों होते हैं, ये तक भी बताया हुआ है। कहाँ पर, मानव की प्रजाति वगैरह में। ठीक है, वर्ल्ड मैप की अलग प्लेलिस्ट है, पूरे वर्ल्ड मैप को समझा रखा है, सब कुछ कॉन्सेप्चुअल समझाता हूँ मैं, तो उसको हो सके तो जाके देख लेना। ठीक है, तो वहां पर प्रकृति ने तो भेजा जैसे भेजा, लेकिन भेदभाव हम कर रहे हैं कि तू गोरा है तो मैं काला, मैं गोरा हूं तू काला है, इस तरीके से भेदभाव हम कर रहे हैं। तो वो भेदभाव खत्म होना चाहिए, समाप्त होना चाहिए। और किसके अकॉर्डिंग समाप्त होना चाहिए, तो हमारा जब देश आजाद होता है और संविधान निर्माण होता है, तो संविधान में भी आर्टिकल डाले जाते हैं और समानता का अधिकार दिया जाता है। सभी को पता होगा कौन से आर्टिकल है, नहीं तो आगे जाके पढ़ेंगे। तो उनमें क्या बोला जाता है, जन्म स्थान, लिंग, और क्या, इन सब चीजों के आधार पर भेदभाव नहीं करना। ठीक है, लिंग के आधार पर कोई महिला है पुरुष है, भेदभाव नहीं होना चाहिए। जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए, बोली के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो ये सभी जो कृत्रिम रूप से भेदभाव बनाए हुए हैं इंसान के द्वारा, ठीक है, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, इन सब भेदभावों को खत्म करना ही पॉलिटिकल साइंस की समानता के अंतर्गत आता है। तो शुरुआत कब होगी थी, 1776, 1789 से इसकी शुरुआत होगी थी, फ्रांस की क्रांति में। इसको क्योंकि कुछ परिभाषाओं में आपको ये दिखेगी फ्रांस की क्रांति, तो इसलिए यहां समझना जरूरी है। 3 आवाज उठी थी, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। कि फ्रांस में क्रांति के समय क्या हुआ, कि हमें स्वतंत्र होना है, सबको समान होना है, और आपस में भाईचारा होना चाहिए, बंधुत्व मतलब भाईचारा। और ये आप देखोगे कि फ्रांस से अपने संविधान में अडॉप्ट भी किया गया बाद में, है ना, बंधुत्व। तो ये समानता के विशेष महत्वपूर्ण माना है। समानता का नकारात्मक और सकारात्मक विचार क्या है, तो ध्यान से अब इसे समझ लेना, क्योंकि यहाँ पर फिर नहीं तो परिभाषाओं में दिक्कत आएगी। नकारात्मक विचार और सकारात्मक विचार, जब हम समानता को देखते हैं, समानता का तो मतलब समझ गए होगे। तो समानता दो रूप में हमें देखने को मिल रही है, नकारात्मक और सकारात्मक। अगर हम बोल रहे हैं केवल भेदभाव का अभाव, केवल भेदभाव का अभाव, तो ये क्या है, नकारात्मक समानता है। भेदभाव का, जैसे आपने स्वतंत्रता में देखा था, नकारात्मक स्वतंत्रता और सकारात्मक स्वतंत्रता, बिल्कुल वैसे ही इसको समझो आप। मैंने समझाया था डिटेल में, तो वहां पर आप देखेंगे स्वतंत्रता वाली लास्ट क्लास में। तो नकारात्मक स्वतंत्रता में हमने क्या देखा था, प्रतिबंधों का अभाव। प्रतिबंध बंध होने ही नहीं चाहिए किसी भी तरह के।
अगर केवल ये बोल दें कि प्रतिबंध नहीं होने चाहिए, किसी पर रोक टोक नहीं होनी चाहिए, मेरा मन है कि मैं एक बड़ा सा डंडा उठाऊं और उसको घुमाता हुआ मार्केट में निकल जाऊं, मेरा मन है, मुझ पर कोई प्रतिबंध नहीं है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। मुझे अभिव्यक्ति की आज़ादी है, अब मैं गाली दे दे के बात करूं सबको, मेरा मन, मेरी आज़ादी तो नहीं हो सकती। अगर आज़ादी है और किसी भी तरह का प्रतिबंध नहीं है, तो हम झंडे का अपमान कर दें, संविधान का अपमान कर दें, राष्ट्रगान का अपमान कर दें, नहीं चलेगा बिल्कुल भी। तो इसका मतलब कुछ प्रतिबंध होने चाहिए। अगर प्रतिबंध नहीं है, तो हम क्या, नहीं का मतलब ही है नकारात्मक, और प्रतिबंध नहीं है तो हमारा समाज गलत डायरेक्शन में चला जाएगा। एक के प्रतिबंध ना होने से दूसरे के स्वतंत्रता और समानता पे हानि हो जाती है, इसी को बोलते हैं नकारात्मक प्रभाव। सकारात्मक प्रभाव क्या है? आवश्यक प्रतिबंधों के साथ स्वतंत्रता अगर दी जाए। आप आप बोलने की आजादी आपको है, बस गाली मत दीजिए, किसी को अपशब्द मत बोलिए, देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति, झंडे के प्रति, राष्ट्रगान के प्रति, या जो महापुरुष हैं उनके प्रति आप अपमान सूचक शब्द मत बोलिए। बस इतनी तो प्रतिबंधता है, बाकी आप बोलिए, आपको आजादी है। तो ये क्या है? सकारात्मक। इससे व्यवस्थाएं बनी रहती है, समाज बना रहता है, हमारे आदर्श बने रहते हैं, ठीक है, हमारे मूल्य बने रहते हैं। तो ये सकारात्मक। बिल्कुल वैसे ही इसमें अगर भेदभाव का अभाव है, तो वही हम 2 लाख रुपए दे रहे हैं अंबानी जी को कि भैया आप अपना घर बनवा लो, हम 20,000 रुपए दे रहे हैं कि आप अपना टॉयलेट बनवा लो, है ना? भेदभाव नहीं। तो भेदभाव यहाँ जरूरी है, लेकिन किस तरह का? तो शोषित और पिछड़े हुए लोगों के पक्ष में, पहली चीज, भेदभाव जरूरी है। अब ध्यान से समझना, परिभाषा में भी और वैसे भी शब्दावली में भी जब आप इस कथन को पढ़ेंगे, तो ऐसा गलती से मत पढ़ लेना कि शोषित और पिछड़े हुए लोगों के साथ भेदभाव या लोगों पर भेदभाव जरूरी, उनके पक्ष में भेदभाव जरूरी है, पक्ष में। यानी कि हम भेदभाव करें, उनके पक्ष में करें। मैंने बताया, उदाहरण दे दिया ऑलरेडी मैंने, कि हम 30,000 रुपये गरीब को दें शौचालय बनाने के लिए, हम 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, जो भी हो सकता है, वो आवास बनाने के लिए जिनके ऊपर छत ही नहीं है, भोजन के लिए हम दें। अब गांव में जब खाने के लिए पैकेट बंटते हैं, गरीब लोगों के लिए बंटे, हम, ऐसा नहीं है कि भाई हम सारे सेलिब्रिटियों के घर जा रहे हैं उस पैकेट को देने के लिए कि भैया सबको मिलेगा, पूरे 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को मिलेगा। ये तो भेदभाव हमें करना ही नहीं है बिल्कुल भी। तो वो भेदभाव नहीं करना क्या है? नेगेटिव है। जबकि भेदभाव के साथ हम जिनको जरूरत है उनके पक्ष में कुछ काम करें, है ना? हम टैक्स केवल ज्यादा इनकम वालों से लें क्योंकि उनकी इनकम ही इतनी ज्यादा है ना? तो वहां पर क्या हुआ? भेदभाव हुआ। अब इसको दूसरे नजरिए से कुछ लोग ऐसे हैं कि बोलेंगे कि एक से टैक्स लेकर दूसरे की भरपाई करना, वो अलग मुद्दा है, उसको बाद में समझेंगे हम अगले टॉपिक में, जब भी वो टॉपिक आएगा, ठीक है? फिलहाल के लिए अभी छोड़ देते हैं। तो फिलहाल एक पक्ष में, इनके पक्ष में क्या भेदभाव जरूरी है, इसको बोलते हैं सकारात्मक भेदभाव, और इसी को बोलते हैं संरक्षणात्मक भेदभाव। अगर आपको आ जाता है कि संरक्षणात्मक भेदभाव क्या है, तो संरक्षणात्मक भेदभाव है सकारात्मक भेदभाव, और सकारात्मक भेदभाव क्या है? हम संरक्षण के लिए, किसके संरक्षण के लिए? शोषित और पिछड़े वर्ग के संरक्षण के लिए हम क्या करें? उनके पक्ष में कुछ भेदभाव कर दें अमीरों से, ठीक है? बस इतना सा। तो ये होता है संरक्षणात्मक भेदभाव। अब मुझे बताइए, समानता का अर्थ आपको समझ आ गया होगा, ठीक है? बस थोड़ी सी एक प्रॉब्लम है कि क्लास थोड़ी लंबी हो जाती है, ये दिक्कत है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि कुछ भी कॉन्सेप्ट ना छूटे, कोई भी प्रश्न ना छूटे, ठीक है? हर चीज को आप करने में रहें। अब देखो, समानता के आयाम, जहां जरूरी होगा वहां डिटेल में बहुत समझेंगे, नहीं तो थोड़ा जल्दी कोशिश करेंगे। औपचारिक समानता। औपचारिक समानता क्या है? फॉर्मली इक्वलिटी, बराबर, औपचारिक। अब औपचारिक रूप से बराबर है, तो इसका मतलब क्या है? राजनीतिक सिद्धांत में समानता के दृष्टिकोण मूलतः औपचारिक समानता है। मूलतः औपचारिक समानता थी। यहाँ पर राजनीतिक सिद्धांत में जो हमारा समानता का दृष्टिकोण था, इसमें सम्मिलित क्या है? वैधानिक समानता, राजनीतिक समानता, सामाजिक समानता और आर्थिक समानता, ठीक है? तो औपचारिक समानता क्या है? अभी भी समझ नहीं आया? अरे भैया, जिस चीज को मैं इतनी देर से समझा रहा हूं कि हम जो समानता देख रहे हैं,
वो कहाँ पर देख रहे हैं? हम राजनीति विज्ञान में, राजनीतिक सिद्धांतों में देख रहे हैं। ध्यान से सुनना, हम जो समानता का अर्थ देख रहे हैं, समानता देख रहे हैं, समानता के प्रकार देख रहे हैं, ये सब क्यों? समानता का मतलब क्या है? समान होना, इक्वल होना। लेकिन समानता किसके नजरिए से? राजनीति विज्ञान के नजरिए से, समाज के नजरिए से, समाज के उत्थान के लिए, समाज के विकास के लिए, पक्षपात नहीं हो किसी के साथ, उसके लिए जो समानता देखते हैं वो क्या कहलाती है? औपचारिक समानता। अब समझ गए होगे जो मैंने शुरू में लाइन बोली थी कि हम जो समानता देख रहे हैं वो इक्वल मतलब नहीं है उसका, उसका मतलब है राजनीतिक रूप में समान, मतलब राजनीति विज्ञान के तहत समान। ठीक है, तो इसमें क्या आता है? इसके समानता का दृष्टिकोण मूलतः औपचारिक है, राजनीति विज्ञान का। ठीक है, यहाँ पर सम्मिलित क्या है? वैधानिक समानता, राजनीतिक समानता, सामाजिक समानता और आर्थिक समानता, ये अलग होती हैं। नैतिक समानता और लैंगिक समानता। ठीक है, उदारवादियों द्वारा इसे स्वीकार किया हुआ है, उदारवादियों ने इसे स्वीकार किया। उदारवादी कौन है? उदारवादी वही है जो इंसान के लिए उसके अच्छे के लिए काम करना। उदार मतलब हम्बल, काइंडनेस, इंसान के लिए, व्यक्ति के लिए बात करते हो। राज्य केवल एक साधन है व्यक्ति के लिए, व्यक्ति के डेवलपमेंट के लिए, व्यक्ति के विकास के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए राज्य एक साधन है। जो ऐसी बात करते हैं वो कौन है? उदारवादी। 18वीं शताब्दी में अमेरिका फ्रांस की क्रांति में औपचारिक समानता की अवधारणा, ये बता दिया पहली। औपचारिक समानता के जो समर्थक हैं वो कौन है? जॉन लॉक, बेंथम, मिल। ये समर्थकों को खास तौर से याद रखें क्योंकि इनसे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो जॉन लॉक, बेंथम और मिल, ये समर्थक हैं किसके? औपचारिक समानता के। लोक ने सभी व्यक्ति एक समान का समर्थन दिया। ठीक है, मिल ने पुरुषों तथा महिलाओं की समानता, सामाजिक भागीदारी का समर्थन किया कि सबको बराबर होना चाहिए। तो ये थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना है। लोक, बेंथम, मिल। ठीक है, ये क्या हो जाता है हमारा? औपचारिक समानता, वैधानिक समानता, राजनीतिक समानता, सामाजिक समानता, आर्थिक समानता, नैतिक समानता, लैंगिक समानता। मतलब महिला पुरुष बराबर, नैतिक रूप से सब लोग बराबर, आर्थिक रूप से सब लोग बराबर होने चाहिए, सामाजिक रूप से सब लोग बराबर होने चाहिए, राजनीतिक वैधानिक रूप से सब लोग बराबर होने चाहिए। अब इसमें अवसर की समानता को अगर हम देखें तो अवसर की समानता क्या है? ठीक है, अभी ध्यान से देखना, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है इसलिए मुझे बताना पड़ता है। ये है समानता के आयाम, प्रकार नहीं है, आयाम। और आयाम को मैंने बताया था लास्ट क्लास में, डायमेंशंस, लिमिटेशंस। मतलब समानता के बारे में हम कहाँ तक सोच सकते हैं, क्या क्या सोच सकते हैं। वो जो डायमेंशंस है, वो लिमिटेशंस है, वो है क्या? तो अब इसको देखो, वैधानिक समानता, राजनीतिक समानता, आर्थिक सामाजिक समानता, इनको हम आगे जाके एक एक करके करेंगे। ये रहा प्राकृतिक, वैधानिक, विधिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, ये सब। तो ये समानता का स्वरूप हो गया जो समानता के आयामों के तहत आता है, औपचारिक आयाम। ठीक है, औपचारिक रूप से, फॉर्मली रूप से। औपचारिक अनौपचारिक क्या होता है? जैसे आप स्कूल जाते हैं, स्कूल में ड्रेस कोड पहन के जाएंगे। औपचारिक अ, औपचारिक जो अध्ययन है वो क्या है? स्कूल। अनौपचारिक अध्ययन क्या है? आप घर पे बैठ के पढ़ रहे हो, डिस्टेंस लर्निंग से पढ़ रहे हो, ये ऑनलाइन आप पढ़ रहे हो अनौपचारिक रूप से। औपचारिक क्या होता? आप मेरे पास आते और यहाँ पर आकर पढ़ते, जो विद्यालय में पढ़ाई होती है। समझ गए होगे अब? तो उसके तहत अवसर की समानता क्या है, इसको देख लेते हैं। समान के साथ समान, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कोट है ये। समान के साथ समान तथा असमान के साथ असमान व्यवहार। समान के साथ समान व्यवहार करें और असमान के साथ असमान व्यवहार करें। ये क्या बोलता है? अवसर की समानता बोलता है। और अवसर की समानता क्या है? अवसर की समानता का मतलब है मौका मिलती चौका मार दो, है ना? यही बोलते हैं, मौके पे चौका, अवसर। तो अवसर की समानता का मतलब है जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपको कि समान हैं, सब लोग इक्वल हैं, लेकिन एक्चुअल में प्राकृतिक रूप से नहीं है ना? तो अगर कोई दिव्यांग है, अगर कोई विकलांग है, कोई मेंटली डिसेबल है, तो उनके लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करें, जिसको हमने देखा संरक्षणात्मक समानता के तहत, है ना, सकारात्मक समानता के तहत। तो उसी के तहत जो समान है उनके साथ समान व्यवहार करें, जो एक जैसे हैं। जो पूंजीपति हैं, पूंजीपति के लिए एक जैसा व्यवहार करें। जो गरीब लोग हैं उनके लिए एक जैसा व्यवहार करें, है ना? जो असमान है, जो डिसेबल हैं, अब एक हट्टे कट्टे आदमी को अगर एक विकलांग व्यक्ति के साथ वो दौड़ने लग जाएं तो वो पीछे रह जाएगा, बिल्कुल सीधी सी बात है। तो इसके लिए असमान व्यवहार करें, इसके लिए अलग से आप प्रतियोगिता रखें। ठीक है,
तो जो कोई भी आपका गेम होता है उसमें क्या है अलग से, जैसे आपका ओलंपिक है तो पैरा ओलंपिक अलग चलेगा, है ना, जो किसके लिए होगा, दिव्यांग लोगों के लिए होगा। तो यहाँ पर समान के साथ समान व्यवहार करें, लेकिन जो असमान है, किसी वजह से डिसेबल हैं या गरीब हैं, शोषित हैं, कुछ भी किसी भी तरीके से अलग हैं, तो उनके साथ असमान व्यवहार करें। और ये असमान व्यवहार कौन सा है, पक्ष में भेद करने वाला, पक्ष में विभेद करने वाला, ठीक है, भेदभाव करने वाला, लेकिन पक्ष में किसके, शोषित लोगों के, गरीब लोगों के, या फिर किसके, दिव्यांग लोगों के, विकलांग लोगों के, ऐसे लोगों के। ठीक है, तो जो असमान है उनके साथ थोड़ा सा भेदभाव करके उनके पक्ष में असमान व्यवहार कर दें, और जो समान है उनके साथ समान व्यवहार कर दें। कि क्या कहता है ये, अवसर की समानता। और तो ये अवसर की समानता कैसे हुई, इसका मतलब सबको समान अवसर दिए जाने चाहिए। अब सबको समान अवसर देने का मतलब अगर हम नकारात्मक रूप में देखेंगे तो वही है, भैया सबको समान अवसर दे दिए जाओ, हमारी तरफ से क्रिकेट की किट बट गई सभी को। अब कोई क्रिकेट खेलने वाला ही नहीं है, तो जबरदस्ती क्यों दी जाए, है ना। तो मतलब सबको समान अवसर दिए जाएं, सबको समान, जो वैज्ञानिक है उसको वैज्ञानिक के तरीके से, जो मजदूर वर्ग है उसको मजदूर वर्ग के तरीके से, लेकिन अवसर समान दिए जाएं। ठीक है, मतलब उठाया जाए। इसी आधार पर संयुक्त राज्य अमेरिका में सकारात्मक कार्यवाही, ये आ गया, सकारात्मक कार्यवाही के माध्यम से श्वेत और अश्वेत के बीच की असमानता को कम करने का प्रयास किया। यानी कि सबको समान अवसर दिए जाएं, अगर कोई गरीब वर्ग है तो उसको थोड़ा सा बढ़ाकर, समान अवसर का मतलब ध्यान रखना, समान अवसर का मतलब है पक्ष में भेदभाव। यानी कि जैसा हमारा रिजर्वेशन है, तो रिजर्वेशन क्या है, रिजर्वेशन ऐसे मान लो कि अ, वो पक्षपात या फिर असमानता नहीं है, वो समानता है। जो वर्ग शोषित वर्ग है, गरीब वर्ग है, उसको रिजर्वेशन देकर अवसरों को बढ़ा देना उसके, क्योंकि वो कर ही नहीं पाएगा इतना, है ना। तो इसलिए एक के पास 10 बीघे जमीन है, एक के पास एक भी बीघे जमीन नहीं है, घर पर भी लोन चल रहा है, तो कम से कम उसको थोड़ा सा प्रोत्साहित करके, थोड़ा सा बढ़ाकर, जो जिसके पास 10 बीघे जमीन है वो आराम से आईएएस की तैयारी कर सकता है, उसका खूब पैसे हैं उसके साथ में। तो जो गरीब है, जो शोषित है, उसको रिजर्वेशन देके थोड़ा सा ये किया जाए। हालांकि मैं रिजर्वेशन के पक्ष और विपक्ष की यहाँ पर बात नहीं कर रहा, मैं उदाहरण के लिए आपको बता रहा हूँ कि उसको थोड़ा सा, उसका घर बनवा कर या उसके लिए काम करके उसको थोड़ा सा उसका बर्डन कम किया जाए, जिससे वो भी आईएएस की परीक्षा दे सके। समझ गए इस चीज को। तो ये, इसके समर्थक कौन है, अवसर की समानता के लॉस्की हैं, डॉर्किन है, और रोल्स हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखने हैं, लॉस्की, डॉर्किन और रोल्स। ठीक, तीसरा आता है परिणामों की समानता। अब परिणामों की समानता का मुख्य समर्थक है रूसो। मार्क्स सभी को पता है कि दोनों एक सी विचारधारा में आएंगे, ये टोनी, ठीक, और समाजवादी और अराजकतावादी, मतलब जितने भी ये समाजवादी हैं, अराजकतावादी हैं, आगे जाके आप समाजवाद अराजकतावाद को समझेंगे। तो ये क्या बोलते हैं, परिणामों की समानता। मार्क्स को जब आपने पढ़ा होगा या फिर पढ़ेंगे तो उसमें एक चीज देखेंगे कि भैया सीधा सा है, कौन क्या है हमें मतलब नहीं है, आगे जाके साम्यवाद आएगा, है ना। जो गरीब वर्ग है, जो मजदूर वर्ग है, वो पूंजीपतियों पर इतना हावी हो जाएगा, इतना उनको मारेंगे कूटेंगे हम लोग, कि वो अपना राजपाट को, सब चीजों को छोड़ देंगे और सब लोग इक्वल हो जाएंगे, जैसे कभी पहले हुआ करते थे। ये जो समानता आगे जाके होगी यही साम्यवाद होगा। तो इसका मतलब क्या है, परिणामों में हमें देखने को मिल जाए क्या, अंतिम स्थिति को समान बनाने का जो प्रयत्न करेगा। वर्तमान में क्या स्थिति है, क्या अवसर की समानता दी जा रही है, नहीं दी जा रही है, या फिर कैसी स्थिति है, हमें कोई मतलब नहीं है। आगे के लिए उनकी अंतिम अवस्था में पीछे क्या रहा हमें कोई मतलब नहीं है, गरीब है, शोषित है, क्या है, लेकिन अब सबको बराबर के हक हो जाए आगे चल गए, फ्यूचर में उनकी लास्ट स्टेज जो हो वो इक्वल हो, समान हो। ये ऐसा है परिणामों की स्वतंत्र, मतलब परिणाम सबको समान हो। तो मार्क्स के अनुसार पूंजीवादी व्यवस्था के अंत में, के बाद में ही समानता की स्थापना को संभव किया जा सकता है ना। पूंजीवादी का अंत, ये इनके हर जगह यही दिखेगा कि पूंजीवादी को ठोक दो, है ना। अराजकतावादियों के अनुसार समानता की स्थापना के लिए निजी संपत्ति, धर्म और राज्य की समाप्ति आवश्यक है। ये क्या नाम है, मार्क्स और अराजकतावादी सब यही बोलते हैं। तो ध्यान रखें,
आगे जाके समान करना है सबको किसी भी तरीके से, तो रूसो, मार्क्स, टोनी, ये सब क्या बोलेंगे, ये सब बोलेंगे कि सबको बराबर करो लास्ट स्टेज पे। आगे आते हैं समानता के स्वरूप। समानता के स्वरूप क्या है? वही है जो हमारी फॉर्मली इक्वलिटी है, जो हमारी औपचारिक समानता है। वो औपचारिक समानता राजनीति विज्ञान, राजनीतिक सिद्धांतों के जो अंतर्गत जो आती है, वो किस किस प्रकार की है, किस किस रूप में है। तो पहला हमें देखने को मिलता है प्राकृतिक समानता, है ना, जो समानता स्वरूप देखने को मिलता है। तो हमने देखा था जो विधिक समानता थी, वैधानिक समानता थी, वो कैसी थी? फॉर्मली। और उससे पहले भी आती है प्राकृतिक समानता। तो यहाँ पर हम समानता के स्वरूपों को अगर देखें, तो सबसे पहले नंबर पर जो हम समानता के अधिकार या कुछ भी अधिकार देगा, वो कौन देगा? प्रकृति देगी। तो प्रकृति ने सभी मनुष्यों को कैसा बनाया? समान बनाया। ठीक है, ध्यान से समझना, समान बनाया। प्राकृतिक असमानता या विषमता के सिद्धांत का समर्थक रूसो है। अब देखो, प्रकृति ने समान बनाया और ये असमान और विषमता का उल्टा चल रहा है यहाँ। रूसो अभी थोड़ी देर पहले क्या बोल रहा था? रूसो कह रहा था कि परिणाम में, मतलब अंतिम अवस्था में सबको समान होना चाहिए। अब यहाँ वो असमानता विषमता के सिद्धांत दे रहे हैं। तो इसका मतलब प्राकृतिक चीजें मैंने दोनों बता दी, किस रूप में हम असमान और किस रूप में समान हैं। भौगोलिक भौगोलिक संसाधनों को यूज करने के लिए सभी को प्रकृति ने क्या बनाया? समान बना दिया। और ये असमानता का सिद्धांत किसका है? रूसो का। ध्यान रखना इस चीज को। विधिक समानता, विधिक समानता क्या है? औपचारिक समानता है। पहली मैंने बताया औपचारिक समानता के अंतर्गत क्या आती है? वैधानिक समानता आती है, राजनीतिक समानता आती है, आर्थिक समानता आती है, सामाजिक समानता आती है, नैतिक समानता आती है, ये सब आती हैं। तो ये अनौपचारिक, ये औपचारिक। उदारवादी मांग, विधिक मतलब कानूनी, तो उदारवादियों की मांग है। विधि के समक्ष समता, मतलब क्या होता है? विधि के समक्ष समता, जब अपना संविधान आर्टिकल पढ़ोगे तो ये लाइन आपको देखने बहुत मिलेगी। विधि यानी कि कानून के सामने सब लोग समान हैं। कैसे समान है? तो उसका वो आता है, सब क्लोज आती है, क्लोजेज आती हैं। जैसे कि किसके आधार पर? जन्म, जन्म स्थान, लिंग, ठीक है, और इन सब के आधार पर क्या? विधि के समक्ष सब लोग समान है, कानून के सामने सब लोग समान है। तो ये विधिक समानता हुई। आधुनिक युग में समानता की पहली मांग जो होती है वो कैसी होती है? विधिक समानता, वैधानिक समानता, ठीक है, कानूनी समानता। क्यों? भाई कानून जब सबको समान बोलेगा तभी तो समान होंगे। अब हमारा संविधान लिख दिया, कानून बोलता नहीं इसके बारे में कि समान है, तो क्या हम कोई मान पाता? क्यों नहीं मान पाता? बिल्कुल सीधी सी बात है। अ, मान लिया आपके पास आपके घर के या जमीन के, या फिर आपने कोई प्लॉट ले रखा है, प्लॉट खरीदा है, उसके कागज ना हो, सीधा मौखिक बात होगी कि भैया आज उसके बाद प्लॉट तुम्हारा। 10 साल बाद, 5 साल बाद दूसरा कब्जा करके बैठा है, कहाँ है कागज? लाओ ना। कोई भी आपको बात सही अपनी बोलनी है तो उसके लिए पहले स्टाम्प बनाना पड़ता है तहसील में, तब जाके उसको सही माना जाता है। लिखित रूप में, इवन जो आपके चिनाई के लिए मिस्त्री आते हैं वो भी क्या करते हैं? लिखित रूप में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि हाँ भाई ये है, लिखित रूप में इतने इतने रुपए फिर टाइल लगेगी, इतने रुपए ये होगा। तो लिखित रूप में क्यों बोला जाता है? क्योंकि वो मतलब एक वो बन जाता है, वैधानिक हो जाता है ना। तो आधुनिक युग में समानता की जो पहली मांग है वो क्या है? विधिक मांग। ठीक, नकारात्मक विचार है लेकिन ये विधिक, क्योंकि अगर कानून समानता लाएगा और भेदभाव रहित समानता होगी तो वो कहीं ना कहीं नकारात्मक आएगा। इसको सकारात्मक के साथ में नकारात्मक को मैंने पहले ही समझा दिया है। ठीक है, किस तरीके से? जब हम राजनीतिक समानता को देखते हैं तो ये भी उदारवादियों की मांग है, उदारवादी मांग है, ये भी औपचारिक है, इसको पहले बता दिया मैंने। नागरिकों को समान रूप से राजनीतिक अधिकार प्राप्त होने चाहिए। ठीक है, ये राजनीतिक अधिकार क्या होते हैं? राजनीतिक अधिकारों का मांग होता है हम वोट दे सकें। मेरा वोट मेरा अधिकार, किसी और का अधिकार नहीं है। मुझे चुनाव लड़ने का अधिकार है, सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार है, सभी को अपना एमएलए एमपी चुनने का अधिकार है, देश को लोकतंत्र बनाने का अधिकार है, नागरिकों को प्रतिनिधित्व का अधिकार है, नेता बनने का अधिकार है। इसलिए हर गली में नेता आजकल मिल जाएंगे आपको। तो इसका मतलब क्या है? ये राजनीतिक समानता होती है। सामाजिक आर्थिक समानता क्या होती है? तो ये जो सामाजिक आर्थिक समानता है, ये मुख्य रूप से हमें क्या दिखेगी? ये सकारात्मक समानता दिखेगी। वो पक्षपात, अ, पक्ष के साथ भेदभाव,
किसके पक्ष के साथ? शोषित और गरीब लोगों के पक्ष में। तो तात्विक समानता है, वास्तविक समानता, तात्विक मतलब फैक्चुअल, वास्तविक, है ना, प्रैक्टिकली जो हम देख रहे हैं समानता को, कौन सी देख रहे हैं? इस समानता को देख रहे हैं। तो मुख्यतः सामाजिक लक्ष्य है, मुख्यतः सामाजिक लक्ष्य है। सबके लिए केवल समान अधिकारों की मांग नहीं, सबके लिए समान अधिकारों की मांग कैसी थी? विधिक मांग थी, जो नकारात्मक थी। लेकिन ये ऐसी नहीं है, ये कैसी है? बल्कि सामाजिक अन्याय को जन्म देने वाली विषमताओं में कटौती करना, ये कटौती की मांग जो समाज के अन्याय को जन्म दे रही है, समाज में अन्याय को बढ़ा रही है, उसके लिए क्या करें? दिख रहा है? नहीं, चलो। समाज में अन्याय को जन्म देने वाली विषमताओं की में कटौती की मांग, तो ये करती हैं, ठीक है। आधुनिक राज्य को कल्याणकारी रूप जो देती हैं, देने की बात है, वो किसकी? सामाजिक आर्थिक, यानी कि समाज में सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से सब लोग समान हो, तो भेदभाव के साथ भी हम थोड़ा सा कुछ असमानता कर सकते हैं गरीब और शोषित लोगों के पक्ष में। यही सकारात्मक, यही फैक्चुअल है। बाकी क्या है? औपचारिक है, और वो नेगेटिव भी हो सकती है। राजनीतिक विचारधारा और समानता, क्या होती है राजनीतिक विचारधारा और समानता? तो पहली विचारधारा आती है उदारवादी की। तो दो तरह के उदारवादी आपको दिखते हैं, पारंपरिक उदारवादी और सकारात्मक उदारवादी। पारंपरिक जो पहले से चलते हुए आ रहे हैं, वही नकारात्मक वाले, है ना, और ये सकारात्मक। तो वैधानिक देख लो, ये वैधानिक नकारात्मक आ गई, या औपचारिक समानता स्वीकार की है इन्होंने। और सकारात्मक जो है वो क्या कहते हैं? अवसर की समानता। हमें अवसर की समानता चाहिए, हमें सबको बराबर हक मिलना चाहिए, हमें न्यायोचित हक मिलना चाहिए। जब ये हक मिल जाएगा, जब गरीब को थोड़ा सा ऊपर बढ़ाने की कोशिश करेंगे और हम उसको एक्स्ट्रा एफर्ट लगा देंगे, जब हम विकलांग दिव्यांग लोगों पर थोड़े से एक्स्ट्रा एफर्ट लगा देंगे और उन्हें अवसर, समान अवसर देने की बात कोशिश करेंगे, तो वो क्या है? सकारात्मक प्रभाव होगा। तो हम व्यक्ति की ही बात कर रहे हैं, व्यक्ति के ही भले की बात कर रहे हैं, उसके कल्याण की बात कर रहे हैं, उसके लिए क्या है? ये उदारवादी। लेकिन हम अवसर की समानता को देख बात कर रहे हैं, तो ये सकारात्मक है। और यहाँ पर पारंपरिक जो पहले से चलता हुआ आ रहा है, वो वैधानिक, यानी कि नकारात्मक प्रभाव हमें देखने को मिल रहा है। औपचारिक है केवल, औपचारिक रूप से भेदभाव नहीं होना चाहिए। समाजवादी क्या बोलते हैं? उदारवादी होने तो ये बोला समाजवादी, आर्थिक समानता महत्वपूर्ण है और सामाजिक समानता महत्वपूर्ण है, सामाजिक आर्थिक समानता महत्वपूर्ण है, ठीक है। साम्यवाद के आगमन के साथ सभी आर्थिक विषमताओं का अंत हो जाएगा, ये हमने देख ही लिया, कार्ल मार्क्स ऐसा बोलता है ना। तो ये हो गया। समुदायवादी क्या बोलते हैं भैया? मूलभूत वस्तुओं के वितरण के भिन्न भिन्न मानदंड हो सकते हैं, ठीक। मूलभूत वस्तुओं के वितरण के मतलब हमें, मैंने उदाहरण बता ही दिया है आपको कि भिन्न भिन्न मानदंड हो सकते हैं कि किस तरह से कोई चीज, कोई वस्तु कैसे बांटनी है। अब उसके लिए दो भिन्न भिन्न क्षेत्रों में असमानता हो सकती है, लेकिन एक क्षेत्र की असमानता का असर अन्य क्षेत्र पर नहीं पड़ना चाहिए, मतलब हम समुदाय के अकॉर्डिंग काम करें। तो ये होती है सामुदायिक समानता, ठीक है, ये हो गया। अब देखो यहाँ आ जाते हैं लास्ट पॉइंट पर अपने, कि समानता और स्वतंत्रता में कैसा संबंध है। तो ये संबंध को जब देखेंगे हम, तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। कौन कौन? स्वतंत्रता और समानता। लगभग लगभग जैसे हमने स्वतंत्रता में बात की थी, कैसी? नकारात्मक सकारात्मक। हमने संप्रभुता में भी ऐसी बात की थी, एकलवादी बहुलवादी, इस तरीके की, सकारात्मक नकारात्मक। तो वैसे ही इसमें आते हैं। तो स्वतंत्रता और समानता परस्पर विरोधी हैं और परस्पर पूरक हैं। ये दो तरह के लोग हैं जो इसको मानने वाले हैं। ये आपको मैं पहली बता रहा हूँ, ये कई कई बार देखने पड़ेंगे, तब जाके माइंड में चढ़ेंगे, ठीक है। सीधा सीधा प्रश्न आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्रता को समानता का पूरक मानता है, या समानता को स्वतंत्रता का पूरक मानता है? अब आपको ऑप्शन आगे, टॉकविल, हेयक, लॉस्की, पैराडो। अब आप क्या लगाएंगे? तो लॉकविल हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन समानता और स्वतंत्रता को परस्पर विरोधी मानता है? अब आपको ऑप्शन आगे, पार्कर, टोनी, मैटलैंड, फ्रीडमैन। अब पता ही नहीं है तो करोगे कैसे? तो वो पता होना चाहिए। तो पहली बात, समानता को एक दूसरे का पूरक कैसे माना जाता है? तो कुछ लोगों का ये कहना है कि भैया जैसे समान स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता के साथ अगर हमें समानता मिलेगी तभी तो हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र होंगे। अगर हमारा देश आजाद हुआ था, हमें आजादी मिल गई,
लेकिन अगर हमें बराबर के हक हक नहीं मिले, सबको समान खड़े रहने के हक नहीं मिले, सबको अपने विकास के, सबको अवसर की समानता नहीं दी गई, तो फिर क्या उस आजादी का महत्व, क्या उस स्वतंत्रता का महत्व? तो कुछ लोग तो ये बोलते हैं कि ये पूरी तरह क्या है, पूरी तरह पूरक है। क्या है? पूरक है। ऐसे मानने वाले कौन है? पूरक मानने वाले, पहले इन्हें देख लें। जिनके नाम आप ज्यादा जानते होंगे वो हैं रूसो है, बार्कर है, ग्रीन है, मैकाइवर है, लोस्की है, टोनी है। कम से कम ये नाम जरूर याद रखने हैं। उसके अलावा आप मैटलैंड को याद रख लें, ह्यूम थोड़ा सा याद रख सकते हैं, और मैकफर्सन याद रख सकते हैं। और आपको जो ज्यादा दिखेंगे ये सारे के सारे एक ही थे। कैसी स्वतंत्रता में थे? ध्यान से देखो, पार्कर भी रूसो भी, दोनों कैसी स्वतंत्रता में थे? सकारात्मक में। देखना पीछे क्लास जाके, ठीक है। एक आधा आपको नकारात्मक, मैकफर्सन कैसा था? सकारात्मक था, ठीक है। तो यहाँ पर सकारात्मक स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं। मतलब कैसे? समानता तभी तो, अगर समानता हमें मिलेगी, समानता के अधिकार मिलेंगे, अवसर की समानता मिलेगी, तभी तो हम स्वतंत्र माने जाएंगे पूरी तरह। सही बात है, बिल्कुल। अब कुछ लोग ये बोलते हैं कि परस्पर विरोधी हैं। परस्पर विरोधी कैसे हैं? तो विरोधी कौन बोलने वाले हैं? पहले ये देख लो, टोकविल, फ्रीडमैन, ठीक है, एक्टेन, प्रेटो, मिचेल्स और हेयक। ये कैसे हैं? नकारात्मक स्वतंत्रता वाले। ध्यान से देख लेना, उस क्लास में जाके समझाया हुआ है मैंने डिटेल में, क्या होती है, कैसे होती है। तो परस्पर विरोधी हैं। विरोधी कैसे हैं? ये मानते हैं कि स्वतंत्रता और समानता, अगर समानता दे दी गई तो वहां पर स्वतंत्रता कम होने लग जाएगी। क्योंकि ये स्वतंत्रता को मानते ही क्या है? प्रतिबंधों का अभाव। प्रतिबंध नहीं होनी चाहिए किसी भी प्रकार से। और वैसे ही समानता को मानते हैं कि अगर सबको बराबर के हक दे दिए, तो जो एक वर्ग है वो दूसरे वर्ग से टकराएगा और आपस में उसकी स्वतंत्रता खत्म हो जाएगी। ये मानते हैं, क्योंकि इनके नजर में सकारात्मक वाली बात नहीं है, इसलिए। तो ये ध्यान रखने, नाम ध्यान रखने स्पेशली, रूसो, बार्कर, ग्रीन, दो तीन बार चार बार दोहरा लो। जैसे कि बार्कर, मैकाइवर, रूसो, ग्रीन, ठीक है, हेयक किस में है? असमानता में, वो विरोधी में। मैकफर्सन किस में है? समानता में, ठीक है। फ्रीडमैन किस में है? असमानता में है। बार्कर किस में है? समानता में है, ठीक है। इस तरीके से टोनी किस में है? समानता में है। रूसो किस में है? समानता में, मतलब पूरक में है, ठीक। उसके अलावा टॉकविल किस में है? असमानता में, विरोधी में है, ठीक है। तो इस तरीके से दो चार बार आपको दोहराने पड़ेंगे, ठीक। उसके आगे चलते हैं भैया। समानता तो हमने कर ली है। ये राजनीतिक विचारकों के विचार, ये भी देख लेते हैं। तो अरस्तु क्या कहते हैं समानता के बारे में? समान के साथ समान और असमान के साथ असमान व्यवहार ही समानता है। तो जो हमने देखा था, समान के साथ समान व्यवहार, असमान के साथ असमान व्यवहार, वो क्या है? वो अरस्तु की उपज है। ध्यान रखेंगे उस चीज को। कहाँ देखा था? थोड़ी देर पहले देखा तो था कहीं, अब तक भूल गए होगे। समानता के साथ समानता, समान असमानता के साथ असमान व्यवहार, यानी कि अवसर की समानता, इसको बोलते हैं। प्राकृतिक असमानता का पक्ष लिया किसने? अरस्तु ने। इनके अलावा और किसने लिया है? याद दिलवा रहा हूं, ध्यान करो। आर से नाम है, रे से नाम है, रे पे ओ की मात्रा, और ये सो, तो रूसो। प्राकृतिक असमानता का पक्ष लिया किसने? अरस्तु ने। दास प्रथा के समर्थक थे कौन? अरस्तु। अरस्तु के बारे में ध्यान रखें, क्योंकि इनके अनुसार सभी व्यक्ति विवेकशील प्रकृति के नहीं होते। कुछ लोगों ने ये स्वतंत्रता में बोला था कि एक ही परिभाषा थी क्या? विवेकशील होता है प्राणी तो सबको बराबर स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। कैसे मिल जाएगी? कोई विवेकशील है, कोई नहीं है। किसी को विवेक आ रहा है कश्मीर में बम गिराने में, किसी को विवेक आ रहा है अपने देश को बचाने में, ठीक है। तो सबका विवेक एक सा नहीं हो सकता। सबका विवेक एक सा होगा तो इतनी राजनीतिक पार्टियां ही नहीं होंगी, है ना। सबके विचार अलग अलग हैं। तो ये बोलते हैं कि सबका विवेक, विवेकशील प्रकृति नहीं होती इंसान की, उसकी फितरत बदलती रहती है, डामाडोल होती है, डिपेंड कंडीशंस पे करती है। तो इसके लिए उन्होंने दास प्रथा का समर्थन किया, ठीक है। आनुपातिक समानता का सिद्धांत दिया, इसको ध्यान रखना है। आनुपातिक, या इसका दूसरा नाम हो जाएगा अम, वितरण, वितरण करके मतलब बांटने वाला। तो उस समानता का सिद्धांत दिया है। नागरिकों को ही समानता के अधिकार दिए। ये अधिकारों में हम देखेंगे, नागरिकों में हम देखेंगे कि इन्होंने स्वतंत्र नागरिकों को अधिकार दिए, महिलाओं को नहीं दिया। दासों को इससे दूर रखा है नागरिकता के अधिकार से, वो बाद में देखेंगे। तो फिलहाल ये आनुपातिक समानता का सिद्धांत दिया है, नागरिकों को स्वतंत्रता के, समानता के अधिकार दिए हैं।
दास प्रथा को सही बताया है, विवेकशील प्राणी इंसान नहीं होता, प्राकृतिक असमानता का पक्ष लिया है, समान के साथ समान और असमान के साथ असमान व्यवहार, ऐसा इन्होंने बोला। होब्स क्या बोलते हैं? प्राकृतिक अवस्था में सभी मनुष्यों के बीच समानता का स्थिति। होब्स इनसे अलग जा रहे हैं बिल्कुल, ये बोल रहे हैं असमान, वो बोल रहे हैं समान, बस इतना सा है। तो असमानता की स्थिति। रूसो क्या बोलते हैं? देख लो, आधुनिक युग में समानता के विचार को महत्वपूर्ण बनाने का श्रेय किसको जाता है? रूसो को। समानता का जो विचार है इसको लेकर आ रहे हैं, तो जो महत्वपूर्ण बना रहे हैं वो रूसो। असमानता प्राकृतिक व परंपरागत दो रूपों में हो सकती है। असमानता प्राकृतिक मैंने बता दिया है, ये प्राकृतिक असमानता की बात करते हैं वैसे भी, ठीक है। सामान्यतः अपरिवर्तनीय है। जो प्राकृतिक असमानता है, बहुत देर से मैं बोले जा रहा हूँ, प्राकृतिक असमानता का सिद्धांत दिया है और प्राकृतिक असमानता के विचार को मानने वाले हैं, तो वो है क्या? तो जो शुरू में मैंने बताया था, प्राकृतिक रूप में हम सब असमान ही तो हैं, समान का है भाई, आप मेरी तरह थोड़ी हो, बिल्कुल अलग है ना, बिल्कुल। तो हम सब लोग अलग अलग हैं, तो सामान्यतः अपरिवर्तनीय होती है जो प्राकृतिक असमानता होती है, उसको हम बदल नहीं सकते, चाहकर भी बिल्कुल एक से नहीं हो सकते सब लोग, सबके फिंगरप्रिंट एक से नहीं किए जा सकते, है ना। तो वो अपरिवर्तनीय होती है, जबकि परंपरागत या अप्राकृतिक असमानता में परिवर्तन हो सकता है। ध्यान रखना, रूसो ऐसा बोलते हैं, इसीलिए प्राकृतिक असमानता का सिद्धांत रूसो, ठीक है। तो परंपरागत जो जो हमने बनाया हुआ है परंपराओं के द्वारा, मतलब जो हमने रूढ़िवादिताओं के द्वारा अप्राकृतिक रूप से, कृत्रिम रूप से असमान बना दिया इंसान को, तो उसमें परिवर्तन हो सकता है, ये ऐसा बोल रहे हैं, तो सही बात है बिल्कुल। प्राकृतिक असमानता में विकास के 3 चरण है। प्राकृतिक असमानता याद कर लो, रूसो 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 क्वेश्चन आ जाएगा। रूसो और दूसरा कौन? अरस्तु विपक्ष ले रहे हैं। विकास के 3 चरण है, क्या? संपत्ति का अधिकार या कानून की स्थापना की जाए, मैजेस्टी या दंडाधिकारी हो, वैध शक्ति का मनमाना प्रयोग हो। तो इन्होंने 3 चरण बताए, हल्का फुल्का उससे देख लो। प्राकृतिक असमानता के, भैया प्राकृतिक असमानता में तो असमान है, लेकिन उसको समान जो हो सकते हैं वो तो करना चाहिए। तो यहाँ पर कानून की स्थापना की जाए, संपत्ति के अधिकार दिए जाए सबको, दंडाधिकारी हो और वैध शक्ति का मनमाना प्रयोग हो, मतलब वैध शक्ति दी जाए। अब कुछ परिभाषाएं यहाँ पर देख लेते हैं, हालांकि क्लास थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, थोड़ा जल्दी करके इनको समझ लेंगे यहीं पर, नहीं तो फिर अलग से क्लास करनी पड़ेगी संप्रभुता के जैसी, तो वो परिभाषाएं भी 40-50 थी, तो वहां पर बहुत टाइम लगा था। थोड़ा सा देखो, कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे, कॉन्सेप्ट के आधार पर इन्हें समझने की कोशिश करना। जैसे जॉन लॉक बोल रहा है, तो ये औपचारिक असमानता का की बात कर रहा है। औपचारिक असमानता की बात कैसे कर रहा है? और फिर वैचारिक औपचारिक समानता की बात कर रहा है। तो औपचारिक समानता कौन सी थी? वही कानूनी रूप से, विधिक रूप से, है ना, जो राजनीतिक सिद्धांतों के अंतर्गत आती है। सभी व्यक्ति समान है क्योंकि सभी को जन्म से ही प्राकृतिक अधिकार प्राप्त हैं। अब लोग ऐसा बोल रहा है कि सब लोग समान हैं, उनको परिभाषा थोड़ा सा देखो, 2-4 बार दोहराओगे, जो खास शब्दावली के साथ परिभाषाएं हैं वो आसानी से हो जाएंगी, खास कॉन्सेप्ट के साथ हैं। लेकिन जो सामान्य परिभाषाएं हैं वो मिलती जुलती परिभाषाएं कई विचारकों की हो जाती हैं, उनमें थोड़ा समझने में दिक्कत हो सकती, मतलब याद रखने में। तो याद करना पड़ेगा, सभी व्यक्ति समान है क्योंकि सभी को जन्म से ही प्राकृतिक अधिकार है। तो इसका की पॉइंट क्या है? सबको जन्म से प्राकृतिक अधिकार की बात लोग कर रहा है, इसलिए सब लोग समान है, समानता के अधिकार हो गए। जॉन कैनेडी क्या बोल रहे हैं? अवसर की समानता। अवसर की समानता पर ये फोकस कर रहे हैं। तो अवसर की समानता क्या? हम सभी को समान प्रतिभाएं नहीं पाई जाती, हम सभी में, सही बात है, सबकी अलग अलग प्रतिभाएं हो सकती हैं। जो एक वैज्ञानिक हो सकता है वो एक मोची नहीं हो सकता, जो एक मोची हो सकता है वो एक नाई नहीं हो सकता, जो एक नाई हो सकता है वो कोई दूसरा नहीं हो, डॉक्टर नहीं हो सकता, मतलब सब अलग अलग प्रतिभाएं सबके अंदर। तो ये सबकी एक सी प्रतिभाएं नहीं पाई जाती, परंतु हम सबको अपनी योग्यता विकसित करने के समान अवसर मिलने चाहिए, जो जैसा प्रतिभा जिसमें है उसके अकॉर्डिंग समान अवसर दिए जाएं। ये कैनेडी बोल रहे हैं, अवसर की समानता कहते हैं। अब देखो, ये परिभाषा अगर पूछ ली जाए कैसी है, तो ये अवसर की समानता की परिभाषा है, ठीक है। जिसने दी है? कैनेडी ने दी है। रूसो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए कौन है? रूसो। रूसो, तो रूसो विधिक समानता की ये परिभाषा दे रहे हैं, मतलब विधिक समानता के रूप को दिखा रहे हैं। नागरिकों को विधिक समानता प्रदान करना नागरिक समाज का प्रथम कर्तव्य है। नागरिक समाज का जो पहला कर्तव्य है। ध्यान कैसे रखोगे? ध्यान रखना है ऐसे
कि जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं वो रूसो ही कर रहे हैं। तो पहली बार प्रथम कर्तव्य नागरिक समाज का क्या है? नागरिकों को विधिक समानता देना। मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ, इसको ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, ठीक है, याद रखना किसकी है, तो बहुत ज्यादा पूछी जाती है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है परंतु वह सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा हुआ है, तो उसे जरूरत है आजादी की। हालांकि ये आजादी की स्वतंत्रता की परिभाषा है, लेकिन यहाँ भी मैंने डाल दी है क्योंकि ये रूसो की है। विधिक समानता, राज्य का मुख्य सिद्धांत है कि राज्य सभी को समान विधिक मुखौटा पहना देता है। राज्य का मुख्य सिद्धांत ये है कि वो सबको बराबर मुखौटा पहना देता है, एक साथ सब लोग एक से दिखें। तो ये किसकी परिभाषाएं हैं? रूसो की। लोस्की लोस्की, समानता का अर्थ यह है कि विशेषाधिकारों का अभाव तथा सभी व्यक्तियों के विकास के लिए पर्याप्त अवसर। तो कैसा है? अवसर की समानता, है ना। विशेषाधिकारों का तो अभाव हो, विशेषाधिक अगर किसी खास वर्ग को खास अधिकार दिए गए हैं तो वो कम होने चाहिए, और मतलब उच्च उच्च वर्ग को, तो विशेषाधिकारों को खत्म करें और सभी व्यक्तियों के विकास के लिए पर्याप्त अवसर प्राप्त हों, ऐसा कौन बोल रहा है? लोस्की। लोस्की और क्या बोलते हैं? समानता स्वतंत्रता की तरह एक ही चीज नहीं है। मैं लॉर्ड एक्टन का भी कथन आएगा, उससे समझेंगे इस चीज को। लॉर्ड एक्टन के इस कथन से सहमत नहीं हूं कि समानता की उत्कृष्ट अभिलाषा के कारण स्वतंत्रता की आशा ही व्यर्थ हो जाती है। एक बार हम देखते हैं फ्लैशबैक में जाके कि लोस्की, देखो लोस्की कहां पर है? तो जो स्वतंत्रता को समानता एक दूसरे का पूरक मान रहे हैं उन लोगों में। अब ये जो एक्टन है वो कहां पर है? ये है कहां पर? जो विरोधी मान रहे हैं उन लोगों में। तो एक्टन क्या बोलता है कि ये समानता ऐसी चीज है जो स्वतंत्रता को खा जाती है ना। तो ये बोल रहे हैं मैं एक्टन की इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। अब इस परिभाषा को समझना, दोनों की परिभाषा को, ठीक है। ग्लोस्की, तो कहाँ गया? हाँ ये रहा। समानता स्वतंत्रता की तरह एक चीज नहीं है। मैं लॉर्ड एक्टन की इस कथन से सहमत नहीं हूं कि समानता की उत्कृष्ट अभिलाषा, मतलब समानता को की बहुत ज्यादा चाहत के कारण स्वतंत्रता की आशा ही व्यर्थ हो जाती है, स्वतंत्रता का अस्तित्व खत्म हो जाता है। ये किसने बोला है? एक्टन ने। इस एक्टन की इस परिभाषा का विरोध कर रहे हैं कौन? लोस्की। ठीक है, समझ गए होगे। तो ये जो परिभाषा बोल रहे हैं अपनी परिभाषा, वो कैसी बोल रहे हैं? समानता स्वतंत्रता एक है, और ये कैसा बोल रहा है? अलग अलग है। आगे ये बोलते हैं राजनीतिक समानता कभी भी वास्तविक नहीं है, जबकि जब तक कि यह आर्थिक समानता के साथ ना हो। तो लोग बोल रहे हैं राजनीतिक समानता तभी अच्छी होगी, तभी सही होगी, ये वास्तविक नहीं तो नहीं बनेगी जब तक आर्थिक रूप से हम सबको समान नहीं कर देते। तो आर्थिक रूप से सबको समान होना चाहिए, उसके लिए पर्याप्त अवसर की समानता, विकास के लिए पर्याप्त अवसर पैदा किए जाएं और उनको ऊंचे नीचे तबके को बराबर लेवल पर आकर रखें। तो ये कौन है? लोस्की। कोल क्या बोलता है? आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता मिथक है। तो कोल कैसा है? आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता बेकार है। तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। बर्क क्या बोल रहा है? प्रजातांत्रिक समानता एक भयानक प्रपंच और दानवी कल्पना है। भयानक प्रपंच, बर्क बर्फ बर्फ ऐसे याद रख लेना। ये क्या बोल रहा है? ये प्रजातांत्रिक समानता तो क्या है? ये एक दानव की तरह है, एक प्रपंच की तरह है। नहीं, यहाँ पे कहाँ थे हम? लॉस्की, बर्क। अब देखो ये आगे होप्स और एक्टन। अभी हमने एक्टन आ जाएगा यहाँ पे, हाँ एक्टन नीचे, पहले एक्टन को ही देख लेते हैं। समानता की अभिलाषा के कारण स्वतंत्रता की आशा ही व्यर्थ हो गई। आ गया? तो एक्टन की परिभाषा क्या है? समानता के कारण स्वतंत्रता बेकार हो गई, उसकी इच्छा खत्म हो गई, बेकार है। अब इसका विरोध जो कर रहे हैं वो कौन कर रहे हैं? याद रखना है कौन? लॉस की। लॉस की, ठीक है, ये कर रहे हैं। तो दोनों को याद रखेंगे। होब्स क्या कह रहा है? यदि कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से ताकतवर है तो वह अन्य मानसिक रूप से ताकतवर हो सकता है। ठीक है,
तो उसको मतलब सभी को उनके तरह मतलब देख के कि कौन शारीरिक कौन मानसिक उस तरीके से हक देने चाहिए, समानता के अधिकार देने चाहिए। बर्लिन क्या बोल रहे हैं? बर्लिन कैसे हैं? राज्य को केवल नकारात्मक स्वतंत्रता, ये स्वतंत्रता की परिभाषा यहाँ डल गई है, स्वतंत्रता की रक्षा कर सकता है। सकारात्मक स्वतंत्रता व्यक्ति का निजी मामला है और राज्य, जिससे राज्य कोई सरोकार नहीं है। बर्लिन को ये नकारात्मक स्वतंत्रता वाली परिभाषा है, ये यहाँ डल गई है गलती से। नकारात्मक स्वतंत्रता में मैंने इसको समझाया था कि बर्लिन नकारात्मक स्वतंत्रता वाले हैं और बार्कर सकारात्मक वाले हैं, दोनों को बताया था। तो वहां पर ये बोलता है कि केवल राज्य केवल नकारात्मक स्वतंत्रता की रक्षा कर सकता है, वो सकारात्मक इसके कोई सरोकार नहीं है। टोनी, टोनी अभी हमने देखे थे, टोनी कौन से वर्ग में थे? पूरक वाले में, है ना। तो व्यापक स्तर पर समानता, अधिकतम समानता स्वतंत्रता की शत्रु की बजाय इसकी क्या है? आवश्यक शर्त है। टोनी क्या था? जो पूरक बता रहे हैं स्वतंत्रता को समानता का, समानता स्वतंत्रता को आपस में पूरक बता रहे हैं। तो ये बोलते हैं जो समानता है स्वतंत्रता की शत्रु नहीं है, बल्कि शत्रु नहीं है, क्या है? इसकी आवश्यक शर्त है। ये तो जरूरी शर्त है, जरूर ही होनी चाहिए। समानता के बिना स्वतंत्रता बेकार है। तो आवश्यक शर्त क्या है? स्वतंत्रता समानता आपस में पूरक है, टोनी बोल रहे हैं, आर एस टोनी, ठीक है। पोलार्ड क्या बोल रहे हैं? स्वतंत्रता की समस्या एकमात्र हल समानता में निहित है। ये भी कैसे हैं? तो ये स्वतंत्रता की समस्या का एकमात्र हल समानता में निहित है, समानता के अभाव में स्वतंत्रता केवल एक लाइसेंस बनकर रह जाएगी, पोलार्ड बोल रहे हैं। तो पोलार्ड भी क्या बता रहे हैं? इसको पूरक बता रहे हैं कि समानता स्वतंत्रता की पूरक है, ठीक है। और एक्टन को हमने कर ही लिया है, ठीक है। तो एक्टन, पोलार्ड, टोनी सब कैसे हैं? ये सब हैं पूरक वाले, जो समानता को स्वतंत्रता का पूरक बताते हैं, ठीक है। आगे है टॉकविल। टॉकविल कैसे थे? याद करो, अभी हमने पीछे देखा है, भूल गए हो गए अब तक तो। नीचे वाले में थे, नीचे वाला कौन सा था? राजनीतिक समानता आर्थिक विषमता की विसंगति लोकतांत्रिक समाज निश्चित रूप से दूर करेंगे। पहली क्रांति जहां राजनीतिक अधिकारों के लिए हुई, वहीं दूसरी सामाजिक आर्थिक न्याय के लिए होगी। तो ये क्या बोल रहे हैं? ये राजनीतिक समानता आर्थिक विषमता की विसंगति लोकतांत्रिक समाज निश्चित रूप से दूर करेंगे, ऐसा ऐसे थोड़ी सी परिभाषा है। टोकविल की कौन सी परिभाषा को ज्यादा याद रखना है वो बता देता हूँ। समानता ऐसा आदर्श है जिसमें दासता अधीनता भेदभावों से मुक्ति शामिल है। टोकविल ही आगे बोल रहे हैं लोकतंत्र का विस्तार समानता को जितना बढ़ावा देता है, स्वतंत्रता के लिए उतना ही बड़ा खतरा पैदा कर देता है। तो इन्हें ध्यान रखें। और परिभाषा अगर देखेंगे तो ये और ये लगभग एक सी आपको इसमें विचार नजर आएंगे। लोकतंत्र का विस्तार समानता को जितना बढ़ावा देगा, ठीक है, स्वतंत्रता के लिए उतना ही खतरा पैदा हो जाएगा। सोच के देखो ये क्या बोल रहा है। ये बोल रहे हैं कि जब समानता के अधिकार ज्यादा मिलने लगेंगे तो क्या होगी? स्वतंत्रता को खतरा पैदा हो जाएगा, स्वतंत्रता। इसलिए टोकविल कैसा है? जो इसको परस्पर विरोधी मानते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना है, समानता ऐसा आदर्श है, ध्यान रखें ये दूसरी वाली परिभाषा को। रफेल, रफेल नडाल, है ना, रफेल क्या बोल रहे हैं? डीडी रफेल, फ्रांसीसी क्रांति में उस तर्क शून्य, तर्क शून्य विशेषाधिकार की समाप्ति की मांग पर बल दिया रहा है, बल दिया जा रहा है, जिसके अंतर्गत राजनीतिक अधिकार केवल धनवान और कुलीन वर्ग के तक सीमित हैं। तो ये बोल रहे हैं फ्रांसीसी क्रांति में, फ्रांसीसी क्रांति मैंने बताया था, जब फ्रांसीसी क्रांति के 3 शब्द बता रहा था, स्वतंत्रता समानता बंधुत्व, तो मैंने बताया था इससे परिभाषा जुड़ेगी। और परिभाषा किसने जोड़ी है? तो रफेल ने। ऐसे याद करो कि फ्रांस से एक डील हुई है रफेल विमान की, रफेल मिसाइल की, है ना, ऐसे याद करो। तो फ्रांसीसी क्रांति के में उस तर्क शून्य विशेषाधिकार की समाप्ति की मांग की विशेषा, हम क्या कर रहे हैं? विशेषाधिकार बार बार बोल रहा हूं, समाप्त होंगे तो क्या होगी? हमारी सकारात्मक स्वतंत्रता आएगी, है ना, सकारात्मक समानता आएगी। विशेषाधिकारों को समाप्त करना है, विशेषाधिकारों की समाप्ति की मांग पर बल दिया गया। तो ये कैसी थी? ये तर्क शून्य थी, बेकार थी, जिसके अंतर्गत राजनीतिक अधिकार केवल धनवान और कुलीन वर्ग तक सीमित थे, है ना। तो ये जो, दोबारा समझ लें, शायद मैं बोलने में थोड़ा आगे पीछे कर गया हूं। फ्रांसीसी क्रांति में उस तर्क शून्य जो बेकार की, ये शायद मैं बेकार परिभाषा को बोल दिया, बेकार क्या था? बेकार विशेषाधिकार की समाप्ति की मांग थी, उस पर बल दिया जा रहा था फ्रांसीसी क्रांति में, है ना।
तो स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, इस पर बल दिया जा रहा था, और विशेषाधिकार खत्म होने चाहिए, इस पर बल दिया जा रहा था। अवसर की समानता मिलनी चाहिए, इस पर बल दिया जा रहा था, जिसके अंतर्गत राजनीतिक अधिकार केवल धनवान और कुलीन वर्ग तक सीमित थे। जो राजनीतिक अधिकार हैं वो पहले क्या होता था, राजतंत्र था। पहले क्या था कि जो कुलीन वर्ग था, पूंजीपति वर्ग था, उसको ही ज्यादा ज्यादा अधिकार है, उसको विशेषाधिकार है ना। जो गरीब वर्ग है या शूद्र समाज था, उसको कम अधिकार थे। ये मैं अपने तरीके से बता रहा हूँ, अपने भारत के हिसाब से। तो वहां पर क्या है, वो विशेषाधिकार की समाप्ति की मांग ये फ्रांसीसी क्रांति में हुई है, ये रफेल ने बोला। डीन हर्बर्ट डीन क्या बोलते हैं, स्वतंत्रता और समानता न तो एक दूसरे के विरोधी हैं और न पृथक, वे एक आदर्श के दो रूप हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, डीन ये बोल रहा है न तो एक दूसरे के विरोधी हैं और न एक दूसरे के से पृथक हैं। जैसा क्या, ना विरोधी हैं और ना पृथक है, ना तो अपोजिट हैं और ना ही अलग हैं। तो वे हैं क्या, वे एक आदर्श के दो रूप हैं, है ना, डीन दो, तो डबल, तो डबल रूप है किसके, एक ही आदर्श के। मतलब क्या बोल रहा है, डीन कैसा है, तो डीन स्वतंत्रता और समानता का को एक दूसरे का पूरक मान रहा है, दोनों एक ही आदर्श के रूप मान रहा है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। आशीर्वादम क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं फ्रांस की क्रांति न तो पागल थे, इसको याद रखना, ये आशीर्वादम को, फ्रांस की क्रांतिकारी ना तो पागल थे न मूर्ख, जब उन्होंने समानता और भ्रातृत्व का नारा लगाया। मतलब ऐसा सोचो, फ्रांस में क्रांति हुई कब हुई, 1789, 1789 में। तो ये आशीर्वाद हम ये बोल रहे हैं कि समझाते हुए अपनी बात को, कि फ्रांस के लोग क्या पागल थे, जो इतने सारे समानता की बात कर रहे हैं, वो समानता की बात कर रहे हैं, बंधुत्व की बात कर रहे हैं, स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं, तो वो पागल थोड़ी थे। इसका मतलब समानता बहुत ज्यादा जरूरी है, ऐसा कौन बोल रहे हैं, आशीर्वाद हम बोल रहे हैं, आशीर्वाद देंगे। ठीक। अमेरिकी स्वतंत्रता पत्र देखने को मिल रहा है, घोषणा पत्र, कब, वही क्रांति के समय जब ये अमेरिका आजाद हुआ। तो इसमें क्या लिखा गया उसके घोषणा पत्र में, अमेरिका में, हम इन तथ्यों को स्वयं सिद्ध मानते हैं कि सभी व्यक्ति समान बनाए गए हैं, इसलिए स्वतंत्रता बहुत ज्यादा जरूरी है। कि आजादी के बाद अमेरिका ने भी यही बोला कि हम इसको स्वयं सिद्ध मानते हैं, मतलब अपने आप स्वतः सिद्ध मानते हैं कि ये हो गया है काम, कि सभी लोग समान बनाए गए हैं। ध्यान रखना, सभी लोग समान हो चुके हैं, किसके साथ, हमारी आजादी के इस घोषणा पत्र के साथ। तो सभी लोगों के समान अधिकार, ऐसा कौन बोल रहा है, ये स्वतंत्र पत्र। ठीक है, ये हो जाते हैं कुछ बुक्स हैं, इन बुक्स को याद रख लेंगे। रूसो की द सोशल कॉन्ट्रैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखनी रखनी है, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, पहले भी शायद बता चुका हूँ इसको। रूसो की है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। एक बुक और है, ए डिस्कोर्स ऑन ओरिजिन ऑफ इन इक्विलिटी, असमानता के ओरिजिन पर एक डिस्कोर्स। ठीक है, डिस्कोर्स ऑन ओरिजिन ऑफ इनइक्विलिटी, अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, दोनों किसकी, रूसो की। ल्यूकस की है प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिक्स। ठीक, इसको छोड़ भी सकते हो, रफेल आया था क्या, वही फ्रांस वाली विचार को लेकर, प्रॉब्लम्स ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी, ये उसकी बुक है जिसमें अपने विचार दिए थे, ये जो अभी हमने देखे। अरस्तु की एथेंस कॉन्स्टिट्यूशन, एथेंस का, यूनान का कॉन्स्टिट्यूशन, और पॉलिटिक्स तो पहले भी मैं बता चुका हूँ, पॉलिटिक्स अरस्तु की फेमस बुक है, सबसे प्रसिद्ध बुक है। जबकि एक रिपब्लिक बुक है, वो किसकी है, तो रिपब्लिक प्लेटो की, जो इनके गुरु थे। ठीक, तो पॉलिटिक्स। इक्विलिटी, जॉन रीस की बुक है इक्विलिटी, तो समानता की बात को कर रही है ये इक्विलिटी, समान असमानता को दिखा रही है रूसो की बुक इनइक्विलिटी। बाकी एथेंस कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटिक्स, इसको याद रखना है आप लोगों को। तो क्लास कैसी लगी वो बताना, अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना, और खुद जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को जोड़ें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट के साथ मैं आपको चीज़ें दे सकूँ, यहाँ पर क्लास करवा सकूँ। जितना आप लोग ज़्यादा पॉजिटिवली आएंगे, उतना ही ज़्यादा पॉजिटिवली मैं क्लास पूरी कर पाऊँगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, अन्यथा थोड़ा थोड़ा बीच बीच में रुकावट के लिए खेद हो जाती है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तो तब तक के लिए साथ में बने रहिएगा और अच्छे से तैयारी करते रहिएगा। बस एक चीज़ याद रखनी है, जो मैंने लास्ट क्लास में बोला था, इस बार फिर से दोहरा रहा हूँ, ये जितना जैसे बुक्स हैं, आप कहीं पे बुक्स नोट करते चले जाओ। ठीक है, इनको रिवाइज करते चले जाओ, क्योंकि ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि एक बार आपने क्लास की तो आपके माइंड में फिक्स हो गया।
आप भूलते चले जाएंगे। तो नकारात्मक विचार वाले कौन कौन हैं, सकारात्मक विचार वाले कौन कौन हैं, एकलवादी कौन कौन है, बहुलवादी कौन कौन है, बुक्स कौन सी हैं, कम से कम इतना काम आप बीच बीच में हर दूसरे दिन तीसरे दिन दोहराते रहो। ठीक है, चलिए मिलते हैं क्लासेज में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।